हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसका हाफ पोर्शन अपन लोगों ने कवर कर लिया है और जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट आता है वो आज अपन लोग कवर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज वाले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। तो इस पार्ट के अंदर जिस तरह से मैंने नोट्स को बनाया है, मैं चाहता हूँ आप भी वैसे ही शॉर्ट एंड स्वीट और साथ ही साथ हर एक पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए, इस प्रकार से आप नोट्स को बनाए। क्लियर है। आपने जहाँ कहीं भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा पाचन तंत्र को, लेकिन आज वाला पोर्शन आप कंप्लीट देखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि वाकई में हम लोगों ने कुछ नया सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउथ वाला पोर्शन अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड कितने टाइप की होती है, क्या रोल होता है, कौन कौन से इनके अंदर एंजाइम होता है, और लास्ट में ये भी जाना कि जो आंशिक पचित भोजन होता है उसको अपन बोलस बोलते हैं। यह बोलस स्वेलो यानी निगलने के बाद में इसोफेगस में आता है और इसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है। ये जो फूड होता है वो इसोफेगस के अंदर कर्मानुकुंचन गति यानी कि पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के थ्रू धीरे धीरे नीचे आता है और आमाशय यानी स्टोमक के अंदर ये एंटर हो जाता है। स्टोमक में आने के बाद वहाँ पर आपको कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है, जठर ग्रंथि, जिसको अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन ग्लैंड की, उसके बाद बात करेंगे पाचन की। ठीक है। आमाशय के अंदर पाचन, तो आमाशय के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जठर ग्रंथि, इसको अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो एग्जस्ट होती कहाँ पर है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ये स्टोमक की जो म्यूकोजा वाली लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोजा लेयर, वहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जैसे हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर ही कि जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद अपन लोगों ने देखा कि इसके अंदर 4 लेयर होती है। अगर बाहर से अंदर की तरफ अपन लोग मेंशन करें तो सबसे बाहर होती है सीरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोजा, और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोजा लेयर। क्लियर है। तो बात करते हैं नेक्स्ट आगे इसी के अंदर। तो इसके अंदर बहुत टाइप की अपन को कोशिकाएं देखने को मिलती है। इस ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी सेल अपन को देखने को मिलती है और उनका क्या रोल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस, जिसको अपन गॉबलेट सेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो म्यूकस या फिर गॉबलेट सेल, इनका रोल क्या है अपने स्टोमक के अंदर, बिकॉज ये म्यूकस का स्त्राव करती है, श्लेष्मा का स्त्राव करती है। क्लियर है। देन सेकेंड सेल की बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल भी अपन इसको बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ आपको ऑक्जेंटिक टर्म याद रखना। ऑक्जेंटिक सेल का क्या कार्य होता है, तो भैया याद रखना, ये HCl का निर्माण करती है, HCl का सिक्रेशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना इस चीज़ को, HCl का सिक्रेशन कौन सी कोशिका करती है भैया, ऑक्जेंटिक कोशिका करती है, और साथ ही साथ ये नेज कारक का भी स्त्राव करती है। क्लियर हो गया। तो HCl का रोल अभी अपन आगे देखेंगे, तो इससे पहले देख लेते हैं कि नेज कारक का क्या रोल होता है। तो नेज कारक जो होता है वो छोटी आंत के अंदर विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन के अंदर ये हेल्पफुल करता है। साइनोकोबाल एमीन का, विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबाल एमीन, जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है, जिसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये आपने विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। देन अपन बात करते हैं तीसरी सेल की, जिसका नाम है चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल। तो मोस्ट ऑफ आपको ये 2 टर्म्स याद रखना है। देन एक नाम और आता है इसी का, उसको अपन जाइमोजन सेल बोलते हैं। ठीक है। या तो चीफ सेल याद रख लेना, मोस्ट ऑफ आपको चीफ और पेप्टिक 2 ही वर्ड इसके अंदर याद रखना है। इन कोशिका का क्या रोल होता है, ये जो कोशिका होती है वो निष्क्रिय एंजाइम सिक्रेट करती है। तो निष्क्रिय एंजाइम कौन कौन सा, एक तो पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन। तो अपन को ये दोनों टर्म्स अच्छे से याद होना चाहिए, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन कौन सी सेल सिक्रेट करती है भैया, चीफ सेल सिक्रेट करती है। HCl कौन सी सेल सिक्रेट करती है, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करती है। तो ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से आना चाहिए। देन छोटा सा एक लाइन दे रखा है जो कि किसी काम का नहीं है। पाइलोरिक पार्ट के अंदर G सेल यानी गैस्ट्रिक सेल प्रेजेंट होती है, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करती है। क्लियर हो गया। देन बात करते हैं सेल के बारे में जानने के बाद, ग्लैंड के बारे में जानने के बाद, इसके अंदर पाचन कैसे होता है। तो आमाशय में पाचन की बात करते हैं। ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ को सीखना। देखो हमने पहले आमाशय में जो ग्लैंड थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जठर ग्रंथि, उसके बारे में जाना, कौन कौन सी सेल है और उनका रोल क्या है। देन अब बात करते हैं
आमाशय के अंदर पाचन की, यानी डाइजेशन इन स्टोमक। तो भोजन का जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो एकदम स्ट्रांगली एसिडिक होता है, तीव्र अम्लीय होता है। रीजन ऑब्वियसली बात है भैया, HCl है वहाँ पर, तो तीव्र अम्लीय ही होता है, जिसकी pH एवरेज पूछे तो 1.8, अगर रेंज के अंदर पूछे तो 1.5 to 2.5 इसके अंदर रेंज देखने को मिलती है। तो 1.8 इसका एवरेज रेंज होता है pH, ठीक है, pH का 1.8 होता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर ये पाचक ग्रंथि कौन सी होती है अपने आमाशय के अंदर? जठर ग्रंथि, जिसके बारे में अभी अपन ने ऊपर बात कर ली है। जठर रस का जो स्त्रावण होता है, जो सिक्रेशन होता है, वो कैसे हो सकता है? या तो लार सिक्रेट होती है तब, या भोजन की जैसे ही गंध लेते हैं अपन को अच्छे अच्छे भोजन की स्मेल आती है, आ हा हा, तो अपने स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होना लगता है, अपन को भूख का अनुभव होना लगता है कि भैया भूख लग रही है, कुछ खाएं। या फिर आप अच्छे अच्छे भोजन के संपर्क में आते हैं, जैसे ही आपके सामने अच्छे अच्छे पकवान आते हैं, अभी आप सोच रहे हो तो भी आपको थोड़ा थोड़ा भूख सा लग रहा है, अभी आपको इमेजिन कर रहे हो कि पिज़्ज़ा या फिर कुछ और अच्छे अच्छे पकवान आपके माइंड में आ जाए, तो आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाए। या फिर आप YouTube के ऊपर अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते हो, उनके ट्यूटोरियल देखते हो, तो भी आपको भूख लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर टोमेटो सूप, जो कि भूख को बढ़ाता है, मीट सूप, ये भी भूख को बढ़ाता है, और भैया अल्कोहल, ये भी भूख को बढ़ाता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ये होना चाहिए, वरना तो पेट अल्कोहल से भर जाएगा। चलो बात करते हैं आगे पाचक रस की। जठर रस, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस यहीं से सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जठर ग्रंथि से जठर रस स्त्रावित होता है अपने आमाशय के अंदर। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो पर डे कितना रिलीज होता है? 1.5 to 2.5 लीटर एक दिन के अंदर ये रिलीज होता है, सिक्रेट होता है अपने स्टोमक के अंदर। अगर जठर रस का मैं संगठन की बात करता हूँ तो मैक्सिमम जो भाग होता है वो क्या होता है भैया? वाटर होता है, और जो शेष भाग होता है जैसे HCl हो गया, प्रो एंजाइम जो कि इनएक्टिव एंजाइम होता है जैसे प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन या फिर लाइपेज, ये भी अल्प मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं HCl का क्या कार्य होता है। तो यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं HCl के ऊपर भी, तो चलो आज अपन सबको सारे अच्छे पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। HCl का कार्य की बात करें तो ये पहले तो टाइलिन का जो रोल होता है उसको ये रोक देता है, क्योंकि टाइलिन लार के अंदर सिक्रेट होता है भैया, और वहाँ से बोलस के अंदर मिक्स होकर ये टाइलिन कहाँ पे आता है? स्टोमक के अंदर। जैसे ही आता है HCl उस पर वर्क करता है और उसकी क्रिया को रोक देता है। क्लियर है? तीव्र अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, करना ही है, क्योंकि 1.8 pH यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक pH होती है HCl की, तो ये जो मीडियम होता है अपने आमाशय के अंदर वो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो ये कौन सा मीडियम प्रोवाइड करवाता है? हाईली स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ये प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये किसके लिए आवश्यक है? ये रेनिन और पेप्सिन के लिए आवश्यक है ऐसा स्ट्रॉन्ग मीडियम, तभी ये अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करते। और साथ साथ क्या करता है? रोगाणुओं का विनाश करता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो खाने के साथ साथ चला जाता है, वो स्टोमक के अंदर HCl उनके ऊपर वर्क करके उनको भी किल कर देता है, मार देता है। और HCl क्या करता है? प्रो एंजाइम यानी कि जो इनएक्टिव एंजाइम थे उनको ये एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। जैसे अभी अपन ने देखा दो एंजाइम लाइक प्रोरेनिन, इसको HCl वर्क करके इसके ऊपर इनएक्टिव से एक्टिव यानी कि रेनिन में कन्वर्ट करते हैं, और पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, प्रेजेंस ऑफ HCl। देखो रेनिन का क्या कार्य होता है? ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है आमाशय के अंदर। तो रेनिन का जो सिक्रेशन होता है, याद रखना, ये छोटे बच्चों के अंदर जो नवजात शिशु है उन्हीं के अंदर रेनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। मोस्ट ऑफ रेनिन ही है जो दूध से दही के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, दूध को दही के अंदर ये कन्वर्ट करता है नवजात शिशु के अंदर। जैसे जैसे एज बढ़ती है यानी अडल्ट या फिर ओल्ड एज की बात करें तो उनके अंदर दूध का जो पाचन होता है वो रेनिन नहीं करता, क्योंकि रेनिन तो सिक्रेट नहीं होता। तो फिर कौन करता है दूध को दही में कन्वर्ट? HCl करता है भैया। कौन करता है? HCl करता है। एसिड है भैया ऑब्वियसली।
चलो बात करते हैं, इक्वेशन से समझते हैं। जो मिल्क होता है, दूध होता है बच्चों के अंदर, रेनिन उस पर वर्क करता है और कैसिन यानी घुलनशील प्रोटीन में उसको कन्वर्ट कर देता है। देन अगेन रेनिन वर्क करके किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड के अंदर यानी दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि अघुलनशील प्रोटीन होती है। क्या, अघुलनशील प्रोटीन। देखो भैया ऑब्वियसली बात है, अघुलनशील है तो आमाशय में ज़्यादा देर तक ये स्टोर रहता है, ज़्यादा देर तक ये स्थायी रहता है, ताकि अदर जो एंजाइम होते हैं वो इसके ऊपर अच्छे से वर्क कर सके। नोट डाल के लाइन लिखा है जो अभी मैंने बताया था कि नवजात बच्चों के अंदर आमाशय में अधिकतम रेनिन स्रावित होता है, ठीक है, लेकिन जो बड़े ओल्ड एज या फिर अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं उनके अंदर HCl दूध को दही में कन्वर्ट करता है या फिर चेंज करते हैं। इट इज क्लियर। अब बात करते हैं पेप्सिन का क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया किसने, HCl ने। अब ये पेप्सिन क्या कार्य करता है, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा प्रोटीएज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन है, पेप्सिन इस पे वर्क करता है, pH 1.8 रखना है, और ये प्रोटियोज एंड पेप्टोन जिसको पेप्टाइड्स भी बोलते हैं, इनके अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया भैया। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, आमाशय के अंदर। अब यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है। देन बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड्स, लाइपेज की। तो लाइपेज की बात करते हैं। लाइपेज का क्या रोल हो गया, अल्प मात्रा में स्रावित होता है, यानी कि सबसे कम मात्रा में जो स्रावित होता है वो लाइपेज है अपने आमाशय के अंदर। याद रखना अल्प मात्रा में होता है, अप्रोक्सीमेटली 1% से भी कम, 1% लगभग क्या करता है, ये वसा का पाचन कर देता है। केवल 1% वसा का पाचन करता है। जैसे फैट लाइपेज वर्क करेगा, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब याद रखना वसा का पाचन कहाँ होता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आमाशय नहीं करना, आमाशय के अंदर तो केवल 1% वसा का ही पाचन हो रहा है भाई। अब जो बची हुई वसा है या जो फैट है उसका पाचन कहाँ होगा, आगे होगा। देखना अभी अपन जब बात करेंगे छोटी आंत के अंदर तो वहां पर होगा। यहाँ पर किसका सर्वाधिक पाचन होता है, तो याद रखना आमाशय के अंदर अधिकांशतः प्रोटीन का ही सबसे ज्यादा पाचन होता है। तो याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन अपने सोल्व करने में मदद करता है। स्टोमक यानी आमाशय के अंदर जो आंशिक पचित भोजन है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइम, CHYME, उसको क्या बोलते हैं, काइम। अब ध्यान से समझना, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर जब सलाइवा मिक्स हो गई थी खाने के अंदर, जो लसलसा जो फूड बना हुआ था उसको अपन क्या बोलते थे, बोलस, जो कि आंशिक पचित भोजन था, बोलस। अब आमाशय के अंदर आ गया, स्टोमक के अंदर आ गया, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि अब ये एसिडिक हो गया तो इसको बोलते हैं अपन काइम। क्लियर है। आगे छोटी आंत में जाएगा तो उसको कुछ और टर्म बोलते हैं, लाइक उसको काइल बोलते हैं, तो वो भी आगे अपन देख लेंगे। नेक्स्ट लाइन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आमाशय में अधिकांशतः प्रोटीन का पाचन होता है। मैक्सिमम किसका डाइजेशन होता है आमाशय के अंदर, प्रोटीन का पाचन होता है भैया। तो स्टार मार्क कर लेना इस लाइन को। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, आमाशय में होता है। 30% स्टार्च का पाचन आमाशय के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के किस वाले पोर्शन में होता है, बक्कल कैविटी के अंदर होता है। पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, अपने माउथ से, यानी मुख से स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ ये चीज़ें आपको याद रखनी, जो कि बार बार क्वेश्चन रिवाइज होता रहता है इनके ऊपर। क्लियर हो गया ना, इसको याद रखना अच्छे से। तो स्टोमक वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन लोग आगे। तो पहले बात कर लेते हैं लीवर की, ठीक है। लीवर, यकृत जिसको अपन लोग बोलते हैं, तो ये भी अच्छा पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा अपन ब्रीफली पढ़ेंगे। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखना लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर मैं बोलूँ कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, जिसको अपन पैनक्रियाज बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना, यह भी इसी को बोलते हैं। व्यस्ततम बंदरगाह, ये भी इसी को बोलते हैं, लीवर को। वजन कितना है अपने इस लीवर का, 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो का होता है। अगर इसके डायग्राम से समझे तो इसके अंदर 2 लोब होती है, इसको बाई लॉब्ड बोलते हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं इसको, बाई लॉब्ड बोलते हैं। तो ये टर्म अपन को याद रखना, बाई लॉब्ड, ठीक है। द्विपालित हिंदी में बोलते हैं। यकृत जो होता है वो द्विपालित होता है और इसका रंग चॉकलेटी कलर का सा होता है। और ये डायफ्राम जो होता है अपना, ठीक है, डायफ्राम के ठीक नीचे आमाशय के दाएं ओर पाया जाता है, ठीक है। जो अपना स्टोमक होता है उसके राइट साइड के अंदर स्लाइटली प्रेजेंट होता है, बाइलोब्ड। तो इधर वाला कौन सी है, लेफ्ट
वाली लोब है और इधर वाला राइट वाली लोब है। इन दोनों लोब को जो डिवाइड कर रहा है उस लिगामेंट को क्या बोलते हैं अपन? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और यहीं पर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। ये जो पित्ताशय होता है ये बाइल जूस का स्टोरेज करता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, जो कि कहाँ पे निर्माण होता है? लीवर के अंदर निर्माण होता है। देन बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स की। तो ग्लिसन संपुट यानी कि ग्लिसन्स कैप्सूल इसको बोलते हैं, ये इस लीवर को कवर करके रखता है, या मैं ऐसा बोलूँ कि ग्लिसन संपुट नामक संयोजी आवरण द्वारा अपना जो लीवर होता है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसके बाहर यानी कवर करके रखता है। देन बात करते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर में बाइल का संचय यानी स्टोर होता है, बाइल यानी कि पीत रस स्टोर होता है। कफर सेल की बात करते हैं तो लीवर के अंदर कफर सेल प्रेजेंट होती है, जिसका क्या रोल होता है? तो याद रखना फेगोसाइटोसिस यानी कि ये भक्षण का काम करती है। ठीक है, ये वृहद भक्षाणु भी इनको बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये भक्षण का कार्य करती है। अब बात करते हैं लीवर का रोल क्या है, लीवर का कार्य क्या है। देखो, लीवर के बारे में जितनी भी डिटेल्स मैंने यहाँ पर दी है इस वीडियो के माध्यम से, वो सफिशिएंट है आपके क्वेश्चंस को बनाने के लिए। क्लियर है, इससे बाहर नहीं आता। मोस्ट ऑफ मैंने सब कुछ यहाँ पर उठा लिया। ठीक है, तो आपको बस ये वीडियो देखना है और अच्छे से इसको रिवाइज करना है, इसके बाहर आपको कहीं नहीं भटकना। अगर लीवर के रोल की बात करता हूँ तो पहला यानी प्राइमरी फंक्शन क्या होता है लीवर का? तो प्राइमरी फंक्शन होता है ये बाइल जूस का निर्माण करता है, पीत रस का संश्लेषण करता है। क्लियर है। देन अगर मैं बात करूँ इसका रोल की, तो ये कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का वो कैसे कैसे होता है? पहला ए पॉइंट, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, या फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है। आप तो अभी कंफ्यूज हो गए, जब मैंने बोला तो ही कंफ्यूज हो गए। चलो इनको समझते हैं वन बाय वन और आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहला ए, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, देखो जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना है, ग्लाइको मतलब कि ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण हो गया। देखो इस टर्म से समझो आप, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण हो गया। पहला पॉइंट क्लियर है। देन अपन बात करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण। क्या मतलब हो गया इसका? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण। और ये कब होता है? मान लो जब शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन के विखंडित होना स्टार्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण ये करता है। क्लियर हो गया? दो टर्म्स अपन ने अच्छे से कवर कर ली। देन बात करते हैं, देन अपन लोग बात करते हैं, ध्यान से देखना इसको। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है ये? ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, इनके थ्रू अगर ग्लूकोज का निर्माण होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं, तो डी वाला टर्म्स है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब फैटी एसिड से ग्लाइकोजन का निर्माण। ध्यान से देखना, पहला जो टर्म्स है वो ग्लू है, तो ग्लूको आ रहा है, इसके अंदर हो रहा है ग्लाइको आ रहा है, तो ग्लूको मतलब कि ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब कि ग्लाइकोजन। तो अपन को ये टर्म्स ऐसे समझना है, इनको याद रखना है। और क्या काम होता है लीवर का बॉडी के अंदर? तो यूरिया का निर्माण भी लीवर के अंदर होता है अमोनिया से। तो अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण होता है, यानी जो अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होती है, तो वो कौन से अंग के अंदर होता है? तो ये भी याद रखना आप, यकृत के अंदर अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट होती है। कौन से चक्र के द्वारा, कौन से साइकिल के द्वारा? ऑर्निथिन साइकिल, जो कि मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद रखना है। ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या रोल होता है इसका? अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। कहाँ पर होता है ये? यकृत के अंदर होता है। तो ये सारे टर्म्स आपको ऐसे याद रखना है। देन अपन बात करते हैं स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। तो ये विटामिन्स का भी स्टोर करता है लीवर। तो विटामिन का स्टोर कौन सा होता है? देखो विटामिन अपने पढ़ा था, फैट सोल्युबल विटामिन एंड वाटर सोल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन थे, और मैंने ये आपको बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर के अंदर
कुछ टाइम तक स्टोर हो सकते हैं, लेकिन जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, इसलिए अपन को उनको बार बार लेना होता है। ये यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। मोस्ट ऑफ एक ही ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन है, जिसका स्टोरेज, जिसका संचय हमारा लीवर करता है, उसका नाम है विटामिन B12 साइलोकोबालामाइन। क्लियर है यहाँ तक भी? देन अगर बात करते हैं लीवर का, भ्रूण अवस्था के अंदर जब बोन मैरो नहीं बनता तब ये RBC का निर्माण करता है, तो ये भी अपन को याद रखना है। तो लीवर वाला पोर्शन आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं लीवर से रिलेटेड। लीवर से संबंधित अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ये सारे पॉइंट लीवर वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया? चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। अब भोजन आएगा भैया छोटी आंत के अंदर। भोजन कहाँ पे आएगा? छोटी आंत के अंदर। अब पाचन की बात करते हैं छोटी आंत के अंदर। वहाँ पे अपन क्या क्या देखेंगे? पीत रस के बारे में जानेंगे, ठीक है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के बारे में जानेंगे, पेनक्रियाटिक जूस के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ आंतरीय रस यानी कि इंटेस्टिनियल जूस के बारे में भी जानेंगे। तो ये सारी बातें अपन लोग अभी करने वाले हैं। याद रखना आंतरीय रस को अपन सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा। छोटी आंत के अंदर जैसे ही भोजन आता है तो उसका माध्यम कैसा हो जाता है? क्षारीय। तो इसकी पीएच कितनी होगी? फिर ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा ही होगी, तो 7.8 अप्रोक्स इसकी पीएच होती है, लेकिन कई बार ये 8.5 तक चली जाती है। तो आपको 7.8 या 7.8 के अप्रोक्स आपको ये पीएच याद रखनी है। अगर पाचक ग्रंथि की बात करता हूँ तो मैंने अभी बता दिया आपको, यकृत से तो बाइल जूस आएगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, उसका रोल कुछ अलग होता है जो अभी मैं आपको बता दूंगा। अग्नाशय की बात करेंगे और साथ ही साथ आंतरीय ग्रंथियाँ यानी कि सक्कस एंटेरिकस, जिसको अपन इंटेस्टिनियल जूस भी बोलते हैं। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट आगे नोट डाल के लाइन लिखा हुआ जिसकी अपन बात करने वाले, यकृत तथा अग्नाशय रस। याद रखना जो लीवर वाला जो बाइल जूस आएगा उसकी एंड अग्नाशय जो कि पेनक्रियाटिक जूस होता है वो, ये दोनों जूस कहाँ पर सिक्रेट होते हैं? ड्यूडेनम के अंदर ये सिक्रेट होते हैं। कहाँ पर सिक्रेट होने हैं? ये ड्यूडेनम वाले भाग में सिक्रेट होंगे। छोटी आंत की म्यूकोजा तथा सब म्यूकोजा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन। याद रखना एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का रोल क्या होता है? जैसे ही जो काइम यानी कि जो अम्लीय माध्यम वाला जो भोजन छोटी आंत में आता है, तुरंत HCl को स्त्रावन को ये रोक देता है, ताकि स्टोमक के अंदर अब HCl सिक्रेट नहीं हो, क्योंकि भोजन तो नीचे आ चुका है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए आपको याद रखना? एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन HCl स्त्रावन को रोक देता है, एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन लोग इसकी बात करते हैं और कौन कौन से हार्मोन है, जैसे सिस्सी हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को। सिस्सी यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये क्या रोल होता है इसका? एक तो ये जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, उसको संकुचित करता है। जैसे ही वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित करेगा, तो वहाँ से बाइल जूस यानी कि पीत रस स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ क्या करता है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ये कहाँ पर होता है? ये ड्यूडेनम वाले पोर्शन में होता है, जहाँ पर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट खुलती है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को ये ओपन कर देता है, शिथिल कर देता है, जिससे क्या होता है? पीत रस और अग्नाशय रस ड्यूडेनम वाले पोर्शन के अंदर आ जाता है। ग्रहणी को अपन लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर ड्यूडेनम ही बोलते हैं। तो ये ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है, यानी छोटी आंत के पहले वाले भाग में ये रिलीज होता है। क्लियर है? एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है सेक्रेटिन हार्मोन। क्या नाम उसका? सेक्रेटिन हार्मोन। तो इसका भी कई बार रोल पूछ लेते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? ये अग्नाशय कोशिका जो होती है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जो सेल होती है, उसको क्षारीय फ्लूइड को प्रेरित करता है। ऑब्वियसली भैया आपको पता है, जब ये एल्कलाइन मीडियम होगा, जब ये क्षारीय माध्यम होगा, तभी तो छोटी आंत के एंजाइम यहाँ पर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। अदरवाइज इसके एंजाइम कार्य नहीं करते, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं। एक ऑप्टिमम पीएच के अंदर ही सारे एंजाइम कार्य करते हैं। हर एंजाइम का अलग अलग पीएच होता है। देन बात करते हैं पाचक रस, जो अभी अपन ने बताया था। जैसे एक तो आएगा पीत रस के बारे में जानेंगे, अग्नाशय रस के बारे में जानेंगे, और सक्कस एंटेरिकस यानी कि आंतरीय रस के बारे में भी जानेंगे। तो 1 बाय 1 तीनों की बातें करेंगे, जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे उसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइल जूस। तो स्टार्ट करते हैं बाइल जूस के बारे में, जिसको बोलते हैं पीत रस, जिसका अमाउंट जो होता है पर डे जो रिलीज होता है 500 से 700 ml प्रतिदिन हमारे बॉडी के अंदर ये रिलीज होते हैं।
अगर संगठन की बात करता हूँ तो मोस्ट ऑफ पानी होता है, वाटर होता है, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट जो लाइन मैंने लिखी है जो आपको याद रखना है इसी में, इसके अंदर यानी कि बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम। तो ये याद रखना है ऐसा कौन सा रस है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है। आंसर क्या होगा हमारा, बाइल जूस पीत रस। क्लियर है। तो इसका रोल क्या है, तो बाइल जूस का कार्य क्या होता है, जो पीत रस होता है उसके अंदर प्रेजेंट जो बाइल सॉल्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट जो होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट जो इसको अपन लोग बोलते हैं, ये क्या कार्य करता है, ये वसा का पाइसीकरण करता है जिसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। पाइसीकरण का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े वसा के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ना या फिर चेंज करना, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। तो पाइसीकरण की प्रोसेस कौन करता है, बाइल सॉल्ट करता है। ठीक है, तो अपन को ये भी याद रखना है। देन बात करते हैं पीत रस के बाद में बात करेंगे अपन लोग पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस की अपन लोग बात करेंगे। क्लियर है। अग्नाशय रस की बात करते हैं तो ये एक दिन के अंदर कितना रिलीज होता है, 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन ये रिलीज होता है, जिसकी पीएच 7.8 होती है, यानी कि ये भी अल्कलाइन होता है, क्षारीय माध्यम बनाता है। अगर संगठन की बात करता हूँ तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ क्या होता है, वाटर होता है, और जो शेष भाग होता है वो निष्क्रिय कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला ट्रिप्सिनोजन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप्सिनोजन याद रखना इसका। दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और इसके साथ साथ अदर एंजाइम्स भी होते हैं जैसे एमाइलेज। ठीक है, इसको अपन लोग एमाइलेज, देखो एमाइलेज का रोल क्या होता है अपन ने देख लिया था, एक तो माउथ के अंदर रिलीज हुआ था, इसको अपन लोग सेलेवरी एमाइलेज बोल रहे थे। क्लियर है, जहां पर 30% स्टार्च का पाचन हो गया था। अब जो बचा हुआ 70% स्टार्च का पाचन है वो कहाँ पे होगा, छोटी आंत के अंदर होगा। तो छोटी आंत के अंदर भी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। देन लाइपेज, लाइपेज का दूसरा नाम कई बार इसको स्टेप्सिन भी बोलते हैं, तो आपको ये टर्म्स भी याद रख लेना। और साथ ही साथ न्यूक्लियस यानी कि डीएनएच या फिर आरएनएच भी एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम होता है उसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, ठीक है, उसके अंदर ASE लगता है, एज लगते हैं, मतलब मान लो कि ये क्या है, मोस्ट ऑफ एंजाइम होता है। तो एंजाइम के लिए सफिक्स ASE एज यूज करते हैं। देन बात करते हैं समस्त पाचक एंजाइमों की उपस्थिति के कारण। आप लोग देख रहे हो कि जो अग्नाशय रस होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ सारे पाचक एंजाइम देखने को मिलते हैं। तो समस्त पाचक एंजाइमों की उपस्थिति के कारण अग्नाशय रस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। तो याद रखना, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस अपन लोग इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। देन आगे चलते हैं, इनका रोल क्या, 1 बाय 1 सब का रोल देखते हैं। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन, जो अभी आपने देखा था इनएक्टिव फॉर्म में था, अक्रिय होता है। ट्रिप्सिनोजन को ये किस में कन्वर्ट करता है भैया, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ये ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। देन काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट करेगा, फिर काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा एक्टिव। फिर ये ट्रिप्सिन किसको कन्वर्ट करेगा, ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर ये कन्वर्ट करता है। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारे टर्म्स अपन को याद रखना है भैया लाइन से अच्छे से। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन जो बन गया, अब इसका रोल है, अब ये सब कुछ कार्य करेगा, मोस्ट ऑफ यही काम करता है ट्रिप्सिन। तो ये भी याद रख सकते हो, ट्रिप्सिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, छोटी आंत के अंदर ये प्रेजेंट होता है। छोटी आंत के अंदर जो ग्लैंड होती है वो ट्रिप्सिन आपको देखने को वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म के अंदर कौन करता है इसको, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। क्लियर है यहाँ तक, ओके। पेप्सिन कहाँ मिलेगा, अमाशय के अंदर, ठीक है। टाइलिन कहाँ मिलेगा, लार के अंदर। ट्रिप्सिन कहाँ मिलेगा, छोटी आंत के अंदर। तो ये सारे टर्म्स आपको इजीली याद रखना है। अगर क्वेश्चन सुपरफिशियल ऊपर से क्वेश्चन आए तो आपको ये टर्म्स याद रखना है। डीपली आए तो इनको एक्टिव कौन करता है, इनएक्टिव कौन करता है, कौन कौन से एंजाइम्स होता है, हर एंजाइम्स का रोल क्या होता है, तो ये भी अपन को याद होना चाहिए। देन बात करते हैं इनके कार्य की। देखो अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, सबसे ज़्यादा पाचन अमाशय के अंदर किसका होता है, प्रोटीन का होता है, पर पूरा पाचन नहीं होता। देखो प्रोटीन किस किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटियोन्स
प्रोटियोज या फिर पेप्टोन्स के अंदर ये कन्वर्ट होता है। तो पूरी प्रोटीन का पाचन नहीं होता, कुछ अमाउंट के अंदर, यानी कि 1-2% प्रोटीन भी रह जाती है और इसका जो प्रोडक्ट बनता है प्रोटीन का पचने के बाद में कुछ वो भी बच जाता है। ठीक है, ये सारे अब जो रिमेनिंग वाला पोर्शन तो बचा हुआ प्रोटीन का भाग है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना हुआ था और साथ साथ प्रोटीन जो थी, उन सभी का पाचन अब छोटी आंत के अंदर होता है। और कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, कौन करता है भैया? ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन करता है। ठीक है, मैं आपको लाइन से बता देता हूँ किस में कन्वर्ट करेगा, ये ओलिगोपेप्टाइड के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। और उसके बाद ओलिगोपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कौन कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि अपन ने ऊपर अभी देखा था। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, याद रखना इसको, ये वाला पोर्शन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। क्लियर है? ये वाला पोर्शन अपन को याद रखना है। देन अगर बात करें अग्नाशय अमाइलेज के अंदर, क्योंकि लारी अमाइलेज तो अपन माउथ में देखा था, अब बात करते हैं अग्नाशय अमाइलेज। इसको अपन अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं। अब 70% जो रिमेनिंग वाली स्टार्च ही, जो बची हुई स्टार्च है, वो क्या करता है? माल्टोज तथा आइसोमाल्टोज यानी कि डाइसैकेराइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। तो 70% स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर। 30% स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? माउथ के अंदर। तो क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर, क्योंकि 70% हो रहा है भैया। ठीक है, देन बात करते हैं आगे पेनक्रियाटिक लाइपेज की बात करते हैं। पेनक्रियाटिक लाइपेज, इसको अपन स्टेप्सिन भी बोलते हैं, जो मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था ब्रैकेट के अंदर, स्टेप्सिन। ठीक है, ये क्या रोल होता है? लाइपेज का काम ही एक होता है भैया, फैट यानी कि वसा का पाचन करता है। किसके अंदर? मोनोग्लिसराइड के अंदर। ठीक है, तो अपन को ये भी याद रखना है। अब देखो, पीत रस, अग्नाशय रस, इनकी सारी की क्रिया होने के बाद भोजन के ऊपर, क्योंकि ये सब क्या है? बेसिक मीडियम वाले, अल्कलाइन मीडियम वाले, तो उसका माध्यम कैसा हो जाता है? क्षारीय माध्यम हो जाता है। और इससे जो भोजन बनता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? काइल, CHYLE, काइल। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, माउथ के अंदर बोलस, स्टोमक, आमाशय के अंदर क्या होता है? काइम, और आंत के अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? काइल होता है, CHYLE। तो ये क्लियर हो गया भैया आपसे। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब बात करते हैं आंतरीय जूस, इंटेस्टिनल जूस, या फिर इसको सक्कस एंटेरिकस भी अपन लोग बोलते हैं। पर डे कितना रिलीज होता है? 2 से 2.5 लीटर पर डे ये रिलीज होता है। तो मोस्ट ऑफ इसमें क्या होता है भैया? पानी यानी कि वाटर होता है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन से और संगठन होते हैं, कौन कौन से और एंजाइम्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पहले बात करते हैं इरेप्सिन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इंपॉर्टेंट वाला टर्म्स है वो आपको याद रखना है। जैसे माउथ के अंदर टाइलिन, स्टोमक के अंदर पेप्सिन या फिर रेनिन, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, पेप्सिन या फिर रेनिन। अग्नाशय रस के अंदर ट्रिप्सिन। ठीक है, अग्नाशय रस के अंदर ट्रिप्सिन। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है। और सक्कस एंटेरिकस यानी कि आंतरीय जूस के अंदर, आंतरीय रस के अंदर इरेप्सिन, ये इंपॉर्टेंट वाला है, तो ये भी अपन को याद रखना है। और इसके साथ साथ डाइसैकेराइडेज या फिर लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सभी एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अपन को पता होना चाहिए इरेप्सिन का क्या रोल है, क्या कार्य होता है इरेप्सिन का। तो इसकी थोड़ी सी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं अपन लोग। जो इरेप्सिन होता है वो डाइपेप्टाइड को, क्या? डाइपेप्टाइड को ये एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है, सिंपल एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है इरेप्सिन। और इसकी pH भी 7.8 होती है, तो ये भी आप मेंशन कर लेना, मैंने लिखा नहीं इसको। 7.8 यानी कि भी अल्कलाइन मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, क्षारीय माध्यम होता है, जिसकी pH होती है 7.8 इसकी pH होती है। क्लियर यहाँ तक? इरेप्सिन एक एक्सोपेप्टाइडेज होता है। वैसे क्या होता है? एक्सोपेप्टाइडेज होता है, तो आप ये भी याद रख लो, मैंने मेंशन नहीं किया। वैसे इतना कुछ हाई है नहीं आपके, कोई बात नहीं, जितना होना चाहिए वो सभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ नई देखने को जरूर मिलेगी, चाहे आपने कितने भी अच्छे से ये टॉपिक को कवर कर रखा हो। नेक्स्ट बात करते हैं डाइसैकेराइड, जैसे कि माल्टेज वगैरह हो गया, सुक्रेज वगैरह हो गया, लैक्टेज हो गया। इन एंजाइम का क्या रोल होता है? तो माल्टेज का क्या काम होता है? जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी मोनोसैकेराइड यूनिट्स में इसको ब्रेक करता है। सुक्रोज को इन्वर्टेज, जिसको अपन सुक्रेज भी बोलते हैं, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। और लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये भी अपन को
आना चाहिए। देन बात करते हैं लाइपेज। लाइपेज का क्या रोल होता है? लाइपेज का एक ही रोल होता है, जो लिपिड होते हैं, जो वसा होती है, उसको यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज, बस ASE लगा दो लास्ट में, ASE क्या बन जाएगा? एंजाइम बन जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम पेंटो शुगर तथा नाइट्रोजन क्षार यानी कि नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट करता है। लास्ट के अंदर बात करेंगे विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का अंतिम पाचन कहाँ होता है? सक्कस एंटेरिकस यानी कि आंत्रीय रस द्वारा संपन्न होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी बचे हुए कार्बनिक पदार्थ है उसका अंतिम पाचन लास्ट में यानी कि सबसे एंड वाला जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है? सक्कस एंटेरिकस यानी कि आंत्रीय रस द्वारा संपन्न होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज अपन ने जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड थी या साथ ही साथ गैस्ट्रिक जूस के बारे में जाना, और बॉडी के अंदर कहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स का क्या रोल होती है, और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन सी सेल सिक्रेट करती है, HCl का सिक्रेशन वगैरह वगैरह, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को अपन लोगों ने आज कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो भैया एक लाइक ज़रूर करना, बाकी हमारे परिवार से आप लॉन्ग टाइम तक जुड़ भी सकते हो, ठीक है। देन आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड डिजीज़ की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, और साथ ही साथ बात करेंगे बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।